थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। आज मुझे क्या क्या पढ़ाना है मैं तुम लोगों को बता देती हूँ। मेंडल के बारे में बात शुरू करेंगे। पहले तो मैं पिछली बात वाली मेरी क्लास की बात रह गई थी कि बताओ रिसेसिव क्या और डोमिनेंट क्या और क्यों होते हैं, वो वाली बात आप कंप्लीट करेंगे। फिर मेंडल कौन था, कब पैदा हुआ, कब मरा, कहाँ पे पैदा हुआ था, क्या काम किया उसने, वो बात करेंगे। फिर मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स की शुरुआत कैसे करी, ठीक है, मेंडल ने क्या सोचा, कौन सा प्लांट लिया, कौन से ट्रेट्स लिए, फिर एक्सपेरिमेंट्स कैसे करना शुरू किया, ये वाली बात करेंगे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस तक आज खत्म करेंगे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस से फिर उसने आगे 2 लॉज दिए, वो 2 लॉज आज नहीं पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस तक आज मैं खत्म करने की कोशिश करूंगी मेरे प्यारे बच्चों। हाँ जी, हेलो एवरीवन, हेलो हेलो हेलो। अच्छा, स्क्रीन थोड़ा सा टिल्ट हो गया, 1 मिनट बेटा, स्क्रीन ठीक कर दिया जाए एक बार, 1 मिनट रुक जाओ। अभी सही है, अभी बेटर है। चलिए शुरू करते हैं। लोकस क्या होता है? एक बच्चा पूछ रहा है मैम लोकस एक्सप्लेन कर दो। लोकस बेटा किसी भी क्रोमोसोम पे एक स्पेसिफिक पोजीशन को लोकस कहते हैं। कोई भी क्रोमोसोम है, देखो कोई भी क्रोमोसोम है। आई नीड अ डिफरेंट कलर। एनी क्रोमोसोम, उस पर एक स्पेसिफिक पोजीशन को लोकस कहते हैं। तो ये एक लोकस हो गया, ये दूसरा लोकस हो गया, ये तीसरा लोकस हो गया, चौथा लोकस, पांचवा लोकस। लोकस सिंपली मीन्स पोजीशन, लोकेशन। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं। आप हमारे चैनल से टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, आई प्रॉमिस, देखो जितने भी मैं यहाँ पे टेस्ट लेती हूँ ना, उन सब के क्वेश्चंस वैसे मुझे टेलीग्राम पे डालने चाहिए, और टीचर्स डालते भी हैं, परंतु मैं नहीं डालती। तो मैं प्रॉमिस करती हूँ आज या कल में तुम्हें जितने भी मैंने टेस्ट लिए हैं सारे के सारे का PDF टेलीग्राम पे डाल दूंगी, ठीक है। साथ में यहाँ पे मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ उसका तुम लोगों को वहाँ पे सीक्वेंस मिल जाता है, ठीक है। टेलीग्राम को कैसे ज्वाइन करना है, एक टेलीग्राम करके ऐप आएगी, प्ले स्टोर पे जाओ, टेलीग्राम लिखो, ऐप आ गई, उसको डाउनलोड कर लो। फिर उस पर लिंक डालना, नीट प्लेसिबो लिखना। नीट प्लेसिबो हमारे चैनल का पुराना नाम है ना, नीट प्लेसिबो, ये लिख देना। तो आप लोग हमारे चैनल से कनेक्ट हो जाओगे, तो आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम नोटिफिकेशन मिस हो जाता है। अनअकैडमी प्लस के बारे में, चलो मैं क्लास पहले शुरू करती हूँ, अनअकैडमी प्लस के बारे में फिर बात करेंगे, ठीक है। अनअकैडमी प्लस एक ऐसी जगह है जहाँ पे तुम मेरा पूरा सिलेबस पढ़ सकते हो, मेरे साथ रिवाइज कर सकते हो, मेरे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। और मेरे साथ ही नहीं, वहाँ पे 40 टीचर्स हैं जो आपको नीट की दमदार तैयारी करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, और वो आपकी तैयारी मतलब जहाँ पे भी हो आप, आपको ऊपर 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 उठाने की कोशिश करते हैं। एक स्टेप ऊपर करके हम लोग कोशिश करते हैं कि आप नीट में अपना सबसे बढ़िया स्कोर ला सकें, ठीक है। चलो लेकिन पहले क्लास शुरू करते हैं। ये सब अनअकैडमी प्लस के बारे में है, वी विल टॉक अबाउट इट लेटर। आओ, मैं उस दिन तुम लोग को कॉन्सेप्ट समझा रही थी डोमिनेंस और रिसेसिव होने का। कोई भी जो जीन है वो डोमिनेंट कैसे होता है और रिसेसिव कैसे होता है। तो मैं अपना कॉन्सेप्ट बीच में रह गया था, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो तुम लोगों को पता है मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम रहता है ना। हमारे न्यूक्लियस के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम रहता है, जिसमें से 23 पेयर क्यों बोलती हूँ, क्योंकि हर एक क्रोमोसोम एक मदर से आया हुआ है। तो एक क्रोमोसोम उसका जो होमोलोगस कॉपी है वो फादर से आया हुआ है। ये हमारा फादर वाला क्रोमोसोम है। तो जैसे क्रोमोसोम नंबर 1 है, तो ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये भी क्रोमोसोम नंबर है, कॉपी है। क्रोमोसोम नंबर 1 की 2 कॉपीज हैं, एक मदर से आया हुआ है, एक फादर से आया हुआ है। वैसे पूरी 23 पेयर है हमारे पास, जिसमें 23 मदर से आए हुए हैं, 23 फादर से आए हुए हैं, है ना। तो मैंने तुम लोगों को ये कहा था कि पहले जो 22 पेयर हैं, 1 पेयर, 2 पेयर, 3, 4 5 ऐसे पेयर जितने भी हैं, पहले 22 पेयर्स हैं वो नॉर्मल क्रोमोसोम है, उनसे किसी का सेक्स डिटरमिन नहीं होता, जेंडर डिटरमिन नहीं होता, है ना। तो इनको अपन ऑटोसोम्स कह देते हैं, ये वाली बात हो गई थी, ऑटोसोम्स कहते हैं। बाकी जो आखिरी पेयर है ना, 23rd पेयर, उसको हम कहते हैं, ये लास्ट पेयर है 23rd पेयर, है ना, इसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, क्योंकि इससे इंडिविजुअल का सेक्स डिटरमिन होता है। ये देखो स्पेलिंग देखो मेरी, क्रोसोमोम, क्या बात है बेटा, ऐसे हम नीट के बढ़िया फैकल्टी बनते हैं, क्रोमोसोम की स्पेलिंग गलत करके, है ना। सेक्स क्रोमोसोम, इसको एलोसोम भी कहते हैं बेटा, ठीक है। अब देखो अपने को पता है सेक्स क्रोमोसोम 2 प्रकार की होती है, तो बच्चे को पता है
एक्स और वाई, है ना। जिसके पास ये एक्स और एक्स है वो फीमेल सेक्स बनता है। जिसके पास ये एक्स और वाई है, मान लो यहाँ पे इसकी जगह एक वाई क्रोमोसोम होता है। वाई क्रोमोसोम की हम थोड़ी गंदी शक्ल बना देते हैं, है ना। वाई क्रोमोसोम जनरली आप ऐसे शो करते हो, ऐसे कुछ ऐसे शो कर देते हो वाई क्रोमोसोम को, ठीक है। तो अगर आपके पास एक्स वाई है तो ये मेल है, ठीक है। तो सेक्स डिटरमिन बेसिकली लास्ट उससे हो रहा है, पेयर से हो रहा है ना। बाकी को ऑटोसोम कहते हैं। ये वाला मैंने तुम लोगों को पिछली बार बता दिया था। अब मैंने कहा था कि कोई, हाँ भाई लोग, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया बच्चों? हाँ, अच्छा, तुम लोग इस बात से गुस्सा हो कि मैं क्लास नहीं लगाती बीच बीच में, है बेटा। मेरी तबीयत अलाउ नहीं करती है क्लास लगाना, है। और हेलो सुभादीप रॉय। और तुम लोग इस बात से भी गुस्सा होगा कि मैम लेट आती है। क्या करूं बेटा, पंक्चुअलिटी इशू है मेरे साथ भी। तुम लोग समझ ही रहे हो, तुम लोगों के साथ भी कितना इशू होगा ना, पंक्चुअलिटी इशू। कुछ करने की कोशिश करते होगे, मैं उसी टाइम पे नहीं कर पाते होगे, देर 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 प्रोक्रेस्टिनेट करते होगे। मेरे साथ भी कुछ ऐसा सीन है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ ये दिक्कतें ज़रा ठीक करने की, है ना, हेल्थ अच्छी करने की, और मैं प्रोक्रेस्टिनेशन ना करूँ। 22 पेयर क्या करते हैं बताती हूँ, जगरूप खुशवाहा बताती हूँ क्या करते हैं, ठीक है। तो मैं अपनी गलतियों को ओवरकम करने की कोशिश कर रही हूँ। देखो, हर इंसान में गलती होती है, कोई छुपाता है, कोई बता देता है ना। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। ये कि मैं बता देती हूँ एंड मैं उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ। एंड आई होप तुम लोग भी अपनी गलतियों को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो। बताती हूँ आफ्ताब बताती हूँ, आओ देखो, कर रहे हो। चलो अब मेरी बात सुनो। ये बच्चे पूछ रहे कि मैम ये बाकी पेयर क्या करते हैं। अरे अपने बॉडी में इतना फीचर्स है, तुम्हारी हाइट कितनी लंबी होगी, तो यहाँ पे जो बाकी के उसमें पेयर है, ये सब क्रोमोसोम से बना हुआ है ना सारा। ये सॉरी, क्रोमोसोम सारा पूरा डीएनए से बना हुआ है ना, डीएनए से बना हुआ है ना। तो इस डीएनए में बहुत सारे जीन्स हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लो हाइट का जीन है, मान लो यहाँ पे तुम्हारी नोज की शेप क्या है उसका जीन है, यहाँ पे मान लो तुम्हारी चिन की शेप क्या है उसका जीन है, मान लो तुम्हारी फोरहेड की शेप क्या है उसका जीन है। इस तरीके से जीन्स है ना। तो पूरी बॉडी के जीन्स इन्हीं पे तो होंगे ना। अच्छा, फिर एक बच्चे ने पूछा कि मैम होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं। देखो बेटा, होमोलोगस क्रोमोसोम ये होते हैं जो पेयर में, ये मान लो ये और ये होमोलोगस हैं, बट ये और ये होमोलोगस नहीं है, ये नॉन होमोलोगस हैं। तो अपने को पता कैसे चलता है होमोलोगस क्रोमोसोम में? मैंने पिछली क्लास में कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था तुम लोगों का। होमोलोगस क्रोमोसोम कैसे पता चलते हैं मेरे बच्चों? जैसे यहाँ पे आई कलर का जीन है ना, मान लो सपोज आई कलर का जीन है, तो इसके ये लोकस है, लोकस मतलब पोजीशन, तो इसी पोजीशन पे इस क्रोमोसोम पे भी आई कलर का ही जीन होगा, ठीक है। अगर यहाँ आई कलर का है तो यहाँ भी आई कलर का होगा, यहाँ पे हेयर कलर का है तो यहाँ पे भी हेयर कलर का ही होगा। तो हर एक कैरेक्टर के लिए मेरे पास 2 जीन्स होते हैं। अगर 2 जीन्स एक ही कैरेक्टर के लिए मतलब कोड करते हो, मतलब हेयर कलर के लिए कोड कर रहे हो, मान लो ये ब्लैक हेयर कलर के लिए कोड कर रहा है, ये ब्राउन हेयर कलर के लिए कोड कर रहा है, ये वाले ब्लैक हेयर कलर के लिए कर रहा है, ये ब्राउन के लिए कर रहा है, लेकिन कर तो हेयर कलर के लिए रहा है ना। तो ऐसे जीन्स को मैं एलील्स कह देती हूँ। सेम कैरेक्टर के लिए कोड करने वाले जीन्स को एलील कह दिया जाता है, ठीक है। मतलब आई कलर के लिए लगा लो, ये मान लो ब्लैक आई कलर के लिए कर रहा है, ये ब्लू आई कलर के लिए कर रहा है, लेकिन कर तो आई कलर के रहा है ना, तो इसको मैं एलील कह देती हूँ, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम समझ में आ गया, लोकस समझ में आ गया, एलील समझ में आ गया, है ना। आज मैं ये कॉन्सेप्ट बता रही थी तुमको कि कोई जीन किसी पे डोमिनेंट कैसे होता है, रिसेसिव कैसे होता है। चलो बाद में बताऊंगी वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि अब आगे आना ही है वो कॉन्सेप्ट। मैं तुम्हें मेंडल की बात समझाती हूँ। चलो, ये नॉर्मल तुम्हें क्रोमोसोम्स के बारे में पता चल गया। डोमिनेंट रिसेसिव वाली बात जब प्लायोट्रॉपी वगैरह पढ़ाऊंगी ना तब बताऊंगी, ठीक है। चलो, मैं तुम्हें मेंडल की स्टोरी सुनाती हूँ, क्योंकि अगर मैंने मेंडल की स्टोरी नहीं सुनाई ना तो बेटा अपना ये मेंडल वाला कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हो पाएगा इस क्लास में। तो मेंडल के बारे में तो जानना ही पड़ेगा। अच्छा, मुझे बताओ तो मेंडल का पूरा नाम क्या है? ग्रीगोर जोहान अलग अलग तरीके से लिखते हैं, वो अलग ही स्पेलिंग लिखता था जो मेंडल था। हम ये लिखते हैं जॉन, ग्रीगर जॉन मेंडल, जीजे मेंडल हम बोलते हैं, है ना। तो इसकी स्टोरी ना बड़ी इंस्पायरिंग है, ठीक है, और तुम लोग भी बहुत कुछ सीख सकते हो इसकी स्टोरी से। देखो, ये ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ बहुत ही गरीब फैमिली का लड़का था। अब ऑस्ट्रिया जिसको नहीं पता है ज़रा देख लेना, यूरोपियन कंट्री है।
ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ, बड़ी गरीब फैमिली का लड़का था और पढ़ाई में बहुत अच्छा था और इसके फेवरेट सब्जेक्ट था मैथ्स, फिजिक्स, ये सब। तो मैथ्स में लड़का बहुत अच्छा था। तभी तो तुम्हें मेंडल पसंद नहीं है, क्योंकि उसने मैथमेटिक्स घुसा दी साइंस बायोलॉजी के अंदर। तो तुम लोगों को लगता है ये क्या कर दिया है ना, ये क्या बकवास है। बट इसका मैथ्स बहुत अच्छा था। बायोलॉजी में तो इसका पहले कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। फिर लेकिन गरीबी ज़्यादा थी, तो ये इसका परफॉर्मेंस देख के, स्कूल परफॉर्मेंस देख के इसका टीचर आया इसके मेंडल के घर पे कि यार ये बच्चा इतना इंटेलिजेंट है तो इसको ज़रा आगे भेजो पढ़ाई पढ़ाई करने के लिए। तो इसके मम्मी पापा ने जैसे कैसे करके पैसा इकट्ठा करके इसको कॉलेज में भेज दिया। तो कॉलेज में इसने मैथ्स तो पढ़ा ही पढ़ा, फिजिक्स तो पढ़ा ही पढ़ा, साथ में इसने बॉटनी भी पढ़ी। तो थोड़ा थोड़ा इसको बॉटनी में इंटरेस्ट आने लग गया। अब ये लड़का बड़ा सेंसिटिव नेचर का था। इसको हो गया, ये 1822 में पैदा हुआ था, मैं लिखना भूल गई थी, 1822 में पैदा हुआ था। ये डेट नहीं आएगी एनसीईआरटी में कभी भी, ठीक है। तो इसको हो गया डिप्रेशन। जो ज़्यादा सेंसिटिव लोग होते हैं तो उनको दुनिया की हार्शनेस देख के डिप्रेशन होना बहुत कॉमन चीज़ है। तो इसको हो गया डिप्रेशन। बीच बीच में इसने पढ़ाई छोड़ दी, फिर इसने पढ़ाई दोबारा कर ली, लेकिन डिप्रेशन के बावजूद भी एक्सेल करता रहा अपनी स्टडीज़ में। डिप्रेशन का एक ये नतीजा हुआ कि इसने कहा कि यार मुझे नहीं करनी शादी शुदी, ठीक है। इसका मोह माया से दिल उठ गया और इसने कहा मुझे तो बनना है मॉन्क। मॉन्क कौन होते हैं? जो रिलीजियस लोग होते हैं, जो शादी वगैरह नहीं करते, मोनास्ट्रीज में रहते हैं, है ना, और बस भगवान की पूजा करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, ये सब सारे काम करते हैं। तो ये बन गया मॉन्क। इसके माँ बाप बड़े अगेंस्ट थे इसके, यार तूने इतना पढ़ाई किया, कुछ पैसा पूसा कमा। तो ये कहता है ना भैया मैं तो बनूंगा मॉन्क। ये बन गया मॉन्क। अब मॉन्क में इसने शादी नहीं करी कभी, ठीक है। इसको वहाँ पे जो स्कूल था बच्चों का, वहाँ पे बच्चे पढ़ने आते थे उस मोनास्ट्री में, उन बच्चों को पढ़ाता था। 10 साल तक उन बच्चों को पढ़ाता रहा, ठीक है। अब सोचो एक बंदे की ज़िंदगी कैसी सी होगी, शादी नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है ज़िंदगी में, बस पढ़ा रहा है और साइंस में इंटरेस्ट है। तो इसने क्या किया, जहाँ पे इसकी मोनास्ट्री थी, मोनास्ट्री में जहाँ ये रहता था, उसके गार्डन में इसने मटर उगाने शुरू कर दिए, पी प्लांट उगाना शुरू कर दिया। ऐसे खाने खोने के लिए उगाए होंगे पहले तो, ठीक है। कौन सा पी? गार्डन पी। देखो पी भी बड़े प्रकार का, गार्डन पी है, देन स्वीट पी है, अपने को गार्डन पी चाहिए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। साइंटिफिक नेम पाइजम सैटिवम। ये एस छोटा है भाई लोग, एस छोटा है, ठीक है। पाइजम सैटिवम। लेथायरस ऑडोरेटस करके होता है स्वीट पी, तो लेथायरस ऑडोरेटस से तुम लोगों को कंफ्यूज करेंगे, तुम लोग को याद करना है पाइजम सैटिवम। उसने उगाने शुरू किए। तो इसने क्या देखा कि यार पी में ना बड़े तगड़े वेरिएंट्स हैं। कोई एक पौधा बहुत ही लंबा है, ठीक है, पी का कोई एक पौधा बहुत ही लंबा है, ठीक है, और कुछ पौधे बिल्कुल ही छोटे हैं, बिल्कुल ही छोटे हैं, ऐसे छोटे छोटे पौधे, एक कुछ ही लंबे लंबे पौधे हैं। तो उस टाइम हेरिडिटी का कॉन्सेप्ट ये होता था, मतलब हेरिडिटी समझते हो ना तुम? हेरिडिटी क्या होता है? अपने माँ बाप से जो कैरेक्टर्स हैं वो बच्चों में आना, उसको हेरिडिटी बोलते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे ये कॉन्सेप्ट था हेरिडिटी का, सिंपल सा, कि जो बाप का कैरेक्टर है और जो माँ का कैरेक्टर है, उन दोनों को मिक्स कर दो तो मीडियम कैरेक्टर बच्चे का आ जाता है। ये फेमस थ्योरी थी उस टाइम की। तो मेंडल भी यही बिलीव करता था कि यार जो बड़ा माँ का कैरेक्टर और जो बाप का कैरेक्टर वो मिला के मिडल बच्चे का कैरेक्टर बन गया। तो मेंडल ने कहा यार अगर एक लंबे पी प्लांट को, इस छोटे पी प्लांट को थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, ठीक है, लाओ ये मान लो ये और भी छोटा पी प्लांट है, कतई छोटा है, ये लो ये बिल्कुल ही छोटा है, ठीक है। तो मेंडल ने कहा यार ये छोटे पी प्लांट और बड़े पी प्लांट के जो बच्चे होने चाहिए वो तो इंटरमीडिएट हाइट के होने चाहिए ना, इतना होना चाहिए कि एक बड़े प्लांट और छोटे प्लांट की संतान बीच वाली हाइट की होनी चाहिए। पर उसने देखा बीच वाली हाइट के तो प्लांट ही नहीं होते, उसको तो झटका लग गया। उसने कहा यार ये तो गलत हो गया, मैं तो सोच रहा था ऐसा होगा। तो मेंडल का इंटरेस्ट आ गया इस चीज़ में कि यार ऐसे कैसे, मैंने तो ये पढ़ा, कैसे हो गया। तो यहाँ से मेंडल की स्टोरी शुरू हुई। उसने एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किए पी प्लांट पे, और आज जो भी बंदा जेनेटिक्स पढ़ता है, 1884 में बंदे की डेथ हो गई थी, ठीक है, 18, ये भी नहीं आएगा नीट में, ये भी नहीं आएगा, ये डेट्स नहीं आएंगी, ठीक है। 1884 में मरा हुआ बंदा आज तक भी कोई जेनेटिक्स पढ़ता है तो मेंडल का वर्क पढ़े बिना वो जेनेटिक्स नहीं पढ़ सकता। तो मेंडल का वर्क इतना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो उसने अपनी एक्सपेरिमेंट्स कब शुरू करी, ये इंपॉर्टेंट है डेट, क्योंकि एनसीईआरटी में दी हुई है। उसने अपनी एक्सपेरिमेंट शुरू करी 1856 में, ठीक है, और 1863 तक जारी रखी, ठीक है, पी के ऊपर जो मैं तुम्हें सिखाऊंगी एक्सपेरिमेंट्स। 1856 से 63, 7 साल तक काम किया इसने, और 7
7 ईयर्स, देखो 7 डेज लिखने वाली थी मैं, 7 ईयर्स तक इसने काम किया और इसने 3 लॉज बनाए, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस बोला जाता है उनको, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो कि आज भी बिल्कुल सत्य पाए जाते हैं, ठीक है। उनके थोड़े बहुत एक्सेप्शन अपने को मिल गए हैं। फिर 1865 में इसने अपना वर्क पब्लिश कर दिया। यहाँ पे इसने अपना वर्क पब्लिश कर दिया, ये दिख रहा है, आई होप ये दिख रहा होगा। 1865 में, ये सारी डेट्स याद करनी एनसीईआरटी में है, मतलब 2 साल बाद इसने ना अपना वर्क पब्लिश कर लिया। ब्रॉन जगह पे रहता था, ऑस्ट्रिया में एक ब्रॉन जगह थी, BRONN, ठीक है। तो जर्नल ऑफ ब्रॉन में इसने अपना वर्क पब्लिश कर दिया। पर यार मेंडल का वर्क इतना एडवांस था ना, इतना बढ़िया वर्क था कि लोगों को विश्वास, जैसे डार्विन का वर्क बहुत ही एडवांस था, है ना, तो लोगों ने डार्विन की बात भी नहीं मानी थी पहले तो, है ना। लेकिन धीरे 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 अपने को पता है कि क्या हुआ था, डार्विन को सबने सत्य माना। तो पता है लोगों ने सबसे पहले ये नहीं मानी थी, किसका आविष्कार था ये, गैलीलियो का आविष्कार था, कि सन इज एट द सेंटर और साथ साथ में प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। तो गैलीलियो को जेल में डाल दिया था ये कहने के लिए कि अच्छा बेटा, अर्थ इज एट द सेंटर। पता नहीं क्यों लोगों को लगता है कि दे आर द सेंटर ऑफ एवरीथिंग, है ना। कुछ लोगों को भी लगता है कि दे आर द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, बट ऐसा है नहीं है। सो क्या हुआ, गैलीलियो को जेल में डाल दिया। फिर अल्टीमेटली पता चला कि गैलीलियो सत्य था। तो कोई भी जब इंपॉर्टेंट डिस्कवरी होती है ना, तो लोग वो मानते नहीं है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा नई होती है एंड इतनी ज़्यादा अजीब होती है उस टाइम के नोशंस के हिसाब से, कि उसको माना नहीं जाता। तो बेचारे को किसी ने नहीं पूछा, पब्लिश हुआ लेकिन इसको किसी ने नहीं पूछा, सब ने रिजेक्ट कर दिया इसका काम। इसका रीजंस पढ़ेंगे आप क्यों रिजेक्ट कर दिया। फिर क्या हुआ पता है, 1900 में, देखो बेचारे की 1884 में डेथ हो गई। यहाँ पे 65 में पब्लिश किया, उसके 20 साल बाद इसकी डेथ हो गई, 84 में डेथ हो गई, 19 साल बाद। बेचारे को कोई क्रेडिट नहीं मिला, ठीक है। फिर 1900 में इसका वर्क रीडिस्कवर हुआ। 1900, ये भी डेट याद रखनी है क्योंकि एनसीईआरटी में दी है। 1900 में, मतलब लगा लो 65 के बाद 35 साल बाद इसका वर्क रीडिस्कवर किया 3 साइंटिस्ट्स ने। ये तीनों साइंटिस्ट के नाम भी अपने को याद करने हैं, ह्यूगो डी व्राइस, कार्ल कॉरेंस एंड शेरमैक। उसका नाम शेरमैक है, ठीक है। वैसे मेरे को टेशरमैक बोलना अच्छा लगता है। 3 साइंटिस्ट ने इंडिविजुअली इसका काम रीडिस्कवर किया और उन्होंने कहा है ये बात है। तो मतलब अभी तक तो मेंडल के वर्क को किसी ने सही तरीके से समझा तक नहीं था। उन्होंने कहा यार ये तो एक्सपेरिमेंट करके देखने पड़ेंगे, तो उन्होंने पी प्लांट्स लगा लिए अपने अपने, ठीक है, और इंडिविजुअल उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किया एंड देन दे गॉट टू नो कि मेंडल ने तो बिल्कुल सत्य कहा था, बिल्कुल सही बात है। और देखो कितने ईमानदार साइंटिस्ट थे वो जो 3 जिन्होंने 1900 में रीडिस्कवर किया, ह्यूगो डी व्राइस, कार्ल कॉरेंस और शेरमैक ने। दे गेव द क्रेडिट टू मेंडल। वो चाहते तो वो मेंडल का वर्क दबा सकते थे, क्यों भैया, किसको पता है 1965 में क्या, 1865 में क्या पब्लिश हुआ है। बट दे गेव क्रेडिट दैट देयर वाज अ साइंटिस्ट मेंडल जिसने ये बातें बताई थी, एंड नाउ वी हैव रीडन देयर हिज एक्सपेरिमेंट्स एंड दे आर टोटली करेक्ट and he has totally redefined the laws of genetics and then Mendel got worldwide fame, ठीक है। और उसके बाद, चलो उसके बाद की स्टोरी तो फिर बाद ही है। चलो अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेंडल ने किया क्या था। चले बताओ भाई लोग, बाय 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 बाय, बताओ। हाँ जी, लॉट्स ऑफ लव, यू टू, लॉट्स ऑफ लव टू एवरीबॉडी, हैं। हाँ भाई लोग, बताऊं बताऊं बताऊं, आगे बताऊं। ये देखो इसमें ये नीट के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, ये ऐसे स्टोरी सुनाने के लिए स्टोरी नहीं सुना रही थी, इसमें नीट के क्वेश्चन बनते हैं बेटा, ईयर्स वगैरह पे नीट के क्वेश्चन बनते हैं, तो अपने को ये आना चाहिए, ठीक है। टेक माई नेम भावनेश। हाँ चलो चलो आगे बात करते हैं। तो अब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट शुरू कैसे किए, देखो मेंडल ने देखा यार ये जो पी के प्लांट्स है ना, ये बहुत खतरनाक कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट शो करते हैं। कंट्रास्टिंग ट्रेट होते हैं, बिल्कुल ऑपोजिट ट्रेट। देखो कैरेक्टर और ट्रेट में मैंने तुमको डिफरेंस बताया था। कैरेक्टर होता है जैसे हाइट कैरेक्टर है, ट्रेट उसका वेरिएंट है, जैसे छोटी हाइट या लंबी हाइट, ये ट्रेट है। हाइट इज कैरेक्टर, टॉल एंड ड्वार्फ दे आर ट्रेट्स ऑफ दैट कैरेक्टर, ठीक है। तो उसने देखा यार कुछ कैरेक्टर्स के ना खतरनाक ही कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं, जैसे कि हाइट का ट्रेट, एक बहुत ही लंबा प्लांट है, एक बहुत ही छोटा प्लांट है। तो उसने कहा अच्छा। फिर उसने देखा यार और कितने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं ऐसे, तो उसने 7 कैरेक्टर्स लिए, ठीक है। उसने कहा कि यार मैं सब तो स्टडी नहीं कर सकता, ऐसे तो पता नहीं 50 कैरेक्टर होंगे पी में जो कि ऐसे होंगे। तो उसने 7 कैरेक्टर लिए,
जिनके बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स उसको नजर आ रहे थे, एक ऐसा है तो बिल्कुल एक ऐसा है, एक ऐसा है तो ऐसा है। फिर उसने कहा कि भैया ये सातों पे मैं स्टडी करना शुरू करूंगा। तो 7 कैरेक्टर पहली बात तो अपने को लर्न करना है, ये भी नीट में क्वेश्चन आ जाता है। 7 कैरेक्टर्स दैट मेंडल्स स्टडी, मेंडल्स नहीं भैया, मेंडल स्टडीड। 7 कैरेक्टर्स दैट मेंडल स्टडीड। ठीक है, देखो इसको याद करना बहुत आसान है, एक एक चीज़ की 2-2 बातें। देखो सबसे पहले, अच्छा यहाँ पे डोमिनेंट एंड रिसेसिव तुम लोग समझते हो अब क्या है? वैसे मैं दोबारा समझा दूंगी, चिंता मत करो, डोमिनेंट रिसेसिव अगर नहीं भी पता तो। डोमिनेंट और रिसेसिव, है ना। देखो तुम ऐसे याद करेंगे, अपन को याद कैसे करना है ये, ठीक है। कैरेक्टर तो मैं तुम्हें बता दूंगी, लर्न कैसे होगा। तुम सब्जी मंडी में जाओ, तुम मटर खरीद रहे हो, तो तुमको मटर देखते ही कैसा मटर खरीदने का मन करता है? हरा हरा मटर खरीदने का मन करता है और मोटा मोटा मटर खरीदने का मन करता है। ऐसा तो देखो, तुम्हें कैसा मटर खरीदने का मन करता है मेरे बच्चों? होपफुली अगर तुम कोई बहुत ही वियर्ड इंसान नहीं हो तो तुम्हें कुछ ऐसा मटर खरीदने को मन करेगा। मटर की पॉड खरीदता है ना, हम मटर तो नहीं खरीदता है, मटर की पॉड खरीदता है, तो ऐसे मोटी मोटी वाली पॉड खरीदने का मन करेगा। ऐसे तो नहीं मन करेगा ऐसे पिचकी हुई, ऐसे चिप्पी सी कॉन्स्ट्रिक्टेड, ये कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड होती है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कॉन्स्ट्रिक्टेड। कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड ये बोलते हैं फुल पॉड, तो तुमको फुल पॉड खरीदने का मन करेगा, है ना। दूसरी बात, जब पॉड का तुम कलर देखोगे तो तुमको ग्रीन पॉड खरीदने का मन करेगा। येलो पॉड तो कोई नहीं खरीद के घर में लाता है, येलो मटर कोई लाता है क्या? तो ये ऐसा अगर चिप्पा सा येलो वाला मिल जाएगा तो तुम नहीं खरीदेगा, है ना। अपने को ऐसा मटर चाहिए। तो 2 कैरेक्टर तो यही बन गए। मेंडल स्टडीड पी के पॉड्स का शेप एंड पी के पॉड्स का कलर, ठीक है, लिख रही हूँ। ओ नो नो नो, देखे, पी पॉड कॉलर, पी पॉड शेप, ठीक है। देखो जो अपने को पसंद है वो डोमिनेंट है, हालांकि इसलिए वो डोमिनेंट नहीं है कि अपने को पसंद है, पर लर्न करने में क्या जाता है ऐसा, है ना। पी पॉड फुल जो है वो डोमिनेंट है और चिपड़ा हुआ कॉन्स्ट्रिक्टेड है वो रिसेसिव है ना। पी पॉड कलर में लिख दिया रे, पी पॉड शेप में आना चाहिए था, मेरे को चेंज करना पड़ेगा, समझ रहे हो तुम? पी पॉड शेप में आना चाहिए था, ये पी पॉड कलर इधर लिखना पड़ेगा। अब देखो पी पॉड ग्रीन वाला अपने को सुंदर लग रहा है तो ग्रीन इज डोमिनेंट एंड येलो इज रिसेसिव, समझ रहे हो। पॉड में इसको भी वैराइटीज देखने के लिए मिली, कुछ पॉड्स बिल्कुल ही फूले हुए थे, कुछ पॉड्स बिल्कुल ही कॉन्स्ट्रिक्टेड थे। अब देखो मेंडल को नहीं पता था कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है, वो तो उसने एक्सपेरिमेंट्स करके देखा है ना, लेकिन अपने को तो पता था ना, अपने को तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट से पता चल गया ना कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है, तो बहुत ही अच्छी बात है। अब मेंडल को नहीं पता, हमें तो पता है, हम तो ऐसे ही पढ़ेंगे, जो हमें पता है हम तो सब कुछ पढ़ के पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो तुम घर आए, तुमने इसके मटर के दाने निकाल लिए, अब तुम कैसा मटर का दाना एक्सपेक्ट करता है? तुम एक्सपेक्ट करता है कि गोल गोल मटर का दाना हो, है ना, और मोटा मोटा और ग्रीन कलर का मटर का दाना हो। तुमको तो नहीं चाहिए होगा कि ऐसे रिंकल्ड सा, गंदा सा, ऐसे रिंकल्ड सा मटर का दाना हो, है ना। रिंकल्ड सा मटर का दाना तो तुमको नहीं चाहिए ना, ऐसे चिपका हुआ, ठीक है। तो दूसरा कैरेक्टर मेंडल ने स्टडी किया, सीड का शेप और सीड का कलर, लिख दूं, सीड शेप, सीड कलर। तो तुमको कैसा कलर अच्छा लगेगा? सीड का, ग्रीन कलर ही अच्छा लगेगा, लेकिन ये ना तुम्हारे साथ धोखा हो गया। तुम लेके आए मोटे मोटे पॉड्स, है ना, मोटे पॉड्स तो होने थे क्योंकि उसके अंदर मोटे मटर होंगे, तो जो सीड शेप है वो तो फुल या राउंड सीड शेप, वो डोमिनेंट है। कॉन्स्ट्रिक्टेड या रिंकल्ड सीड शेप रिसेसिव है। यार इतने मोटे पॉड में तो राउंड मटर ही होगा ना, रिंकल्ड थोड़े पे होगा। लेकिन तुम्हारे साथ धोखा ये हो गया कि मटर का जो कलर है वो येलो निकल आया, ठीक है। तो तुम्हें बहुत अफसोस हुआ क्योंकि डोमिनेंट येलो है, तो पूरा ये मोटा वाला और येलो कलर का होएगा ये, ठीक है, डोमिनेंट कलर ऐसा राउंड एंड येलो, और जो रिसेसिव है वो ग्रीन कलर का। तो ये तो वैसे उल्टा हो गया, अपने को तो ग्रीन कलर का चाहिए था, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो ये 4 कैरेक्टर हो गया। अपने को करने कितने?
7 कैरेक्टर करने हैं, ठीक है। कितने कैरेक्टर करने हैं भाई अपने को? हाँ 7 कैरेक्टर करने हैं। देन हम बात करेंगे फ्लावर की। अब देखो पी प्लांट्स के वॉयलेट कलर के फ्लावर्स भी होते हैं और वाइट कलर के फ्लावर्स भी होते हैं। सो क्या हो गया? वॉइस प्रॉब्लम बेटा आज नहीं तुम कह सकते बेटा वॉइस प्रॉब्लम। देखो यार आज तो मैंने माइक हाथ में पकड़ा हुआ है, ठीक है। अब कलर की बात है, फ्लावर कलर की बात है। मेंडल ने देखा कुछ वॉयलेट है कुछ वाइट है, तो मैं क्या करूं यार? देखो वाइट बेचारा नाजुक सा रिसेसिव सा, वो कहाँ से डोमिनेंट होने लगा यार? डार्क चीज़ें डोमिनेट होती, डार्क फोर्सेस, डार्क पावर। येलो वाइट किसने, मतलब वाइटी किसने पूछी है? तो फ्लावर कलर एक हम देखेंगे, एक फ्लावर पोजीशन देखेंगे। देखो दो एक जैसे हैं, फ्लावर कलर और फ्लावर पोजीशन, ठीक है। देखो फ्लावर कलर में वायलेट आ गया, यहाँ पे वाइट आ गया, ठीक है। फ्लावर पोजीशन, 2 पोजीशन रहता है फ्लावर का, एक तो टर्मिनल टॉप पे फ्लावर रहेगा, एक एक्सियल साइड में फ्लावर रहेगा। एक्सिस समझते हो ना तुम? कोई भी एक मिनट रुको। हेलो हेलो हेलो, आई एम सॉरी, मेरे घर के बाहर कोई आ गया था, ठीक है, बच्चे थे तो मैं दरवाज़ा खोलने जाना पड़ा। ओके सो नाउ मैं बात करी थी फ्लावर पोजीशन की। देखो एक होती है एक्सियल पोजीशन, साइड में यहाँ पे फ्लावर, एक होती है टर्मिनल पोजीशन। सो ये होती है एक्सियल पोजीशन, साइड वाली यहाँ पे फ्लावर्स, और ये होती है टर्मिनल पोजीशन यहाँ पे, ठीक है। सो अपन कैसे करें? देखो मैं तो इसको ऐसे याद करती हूँ कि यार एक्सियल पोजीशन है तो एक्सिस में थोड़े ज़्यादा फ्लावर्स लग सकते हैं, टर्मिनल में तो एक आधा ही लग सकता है, छोटा मोटा ही लग सकता है। तो एक्सियल पोजीशन में ज़्यादा हमारे पास जगह है फ्लावर बनाने के लिए, तो एक्सियल इज डोमिनेंट और टर्मिनल इज रिसेसिव। लास्ट पॉइंट प्लांट हाइट अपने को पता है, टॉल डोमिनेंट डॉर्फ रिसेसिव। प्लांट हाइट ये दिख रहा है ना, यहाँ पे लिख रही हूँ, प्लांट हाइट। लर्न हो जाएगा, बोलो टॉल एंड डॉर्फ। आई होप दिस इज विजिबल, बोलो विजिबल। डन, आगे चलूँ मेरे बच्चों। मयंक सोनी, हाँ जी, अच्छा स्पीड इंक्रीज करना है, चलो करते हैं, ठीक है। ये लर्न हो जाएगा अभी तुम लोगों को। अब देखो क्या करना है आगे अपने को। तो मेंडल ने कहा कि यार अब मैं अपने एक्सपेरिमेंट शुरू करता हूँ, लेकिन मेंडल के साथ दिक्कत आ रही थी यार कि जो देखो तुम्हें पता है टॉल प्लांट जो है ना, टॉल प्लांट भी तो 2 प्रकार का हो सकता है ना। मान लो मेंडल ने कहा कि यार मैं तो टॉल प्लांट को ड्वार्फ प्लांट से उनकी मेटिंग कराऊंगा, लेकिन टॉल प्लांट भी तो 2 प्रकार के होते हैं। तुम लोगों को मैंने पिछली क्लास में सिखाया था, आपके दोनों क्रोमोसोम पे बड़ा टी वाला जीन है, कैपिटल टी वाला जीन है, तो भी ये प्लांट टॉल होगा। और अगर आपके दोनों क्रोमोसोम पे एक बड़ा टी और एक स्मॉल टी वाला जीन है तो भी ये टॉल होगा। इसको बोलते हैं होमोजाइगस टॉल। होमोजाइगस टॉल बोलते हैं ना। होमोजाइगस क्या होता है? जब दोनों एलील्स सेम चीज के लिए कोड करते हो, जब दोनों एलील्स सेम चीज के लिए कोड कर रहे हैं, कैपिटल टी टॉल हाइट के लिए कोड कर रहे हैं ना, तो ये होमोजाइगस टॉल है, ठीक है। अगर एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, ठीक है, तो भी ये टॉल है, लेकिन ये हेटेरोजाइगस टॉल है, हेटेरोजाइगस टॉल है।
क्योंकि जो टॉल कैरेक्टर है वो डोमिनेंट है ड्वार्फ कैरेक्टर पे। हाँ जी, ये प्योर टॉल है, ये हेटेरोजाइगस टॉल है। अब मैं तुम लोगों को यहाँ पे समझा देती हूँ कि कोई किसी के ऊपर डोमिनेंट क्यों होता है जीन। मैंने तुम्हें वैसे पहले भी समझा हुआ है, बट आई टेल यू अगेन। देखो कैसे होता है। मान लो कोई एक क्रोमोजोम है, कोई दूसरा क्रोमोजोम है। जनरली क्या होता है, देखो और भी तरीके होते हैं, बट जनरली क्या होता है, मान लो यहाँ पे टॉल हाइट का जीन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये डीएनए है, डीएनए किसे ही जीन बन रहा है, तो इससे एमआरएनए बनेगा कोई ट्रांसक्रिप्शन से। ये एमआरएनए से कोई प्रोटीन बनेगा जो कि लंबी हाइट कॉज कर रहा है ना, ये कोई प्रोटीन बनेगा जो कि लंबी हाइट कॉज कर रहा है, ठीक है। नाउ अब मान लो यहाँ पे भी हाइट का ही जीन है। ऑफ कोर्स यहाँ पे हाइट का जीन है तो ऑब्वियसली बात यही है कि हाइट का जीन यहाँ पे भी होगा क्योंकि ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। लेकिन इस वाले जीन में कोई म्यूटेशन आ गई, ये जीन खराब हो गया। अगर जीन खराब हो गया तो डिफेक्टिव एमआरएनए बनाएगा, डिफेक्टिव एमआरएनए बनाएगा। डिफेक्टिव एमआरएनए से डिफेक्टिव प्रोटीन बनेगा। डिफेक्टिव प्रोटीन देखो अपना काम नहीं कर सकता। जनरली ये होता है, जनरली ये होता है कि डिफेक्टिव प्रोटीन अपना कोई काम नहीं कर सकता, तो ये टॉल हाइट नहीं बना सकता, ये कुछ भी नहीं बना सकता। तो अगर आपके पास एक हेल्दी एलील होगा और एक बीमार एलील होगा, म्यूटेशन की वजह से खराब हुआ एलील होगा, तो भी प्लांट की हाइट टॉल बनेगी ना, क्योंकि जो सही वाला है वो तो प्रोटीन बना ही रहा है ना, और वो इतना प्रोटीन बना रहा है इनफ कि प्लांट की हाइट टॉल हो जाए, ठीक है। उसको दो टी बड़े कैपिटल टी की जरूरत नहीं है, एक कैपिटल टी भी हो गया ना तो वो उतना प्रोटीन बना देगा कि यहाँ से प्लांट की हाइट टॉल हो जाएगी। समझ रहे हो? इसलिए जब एक कैपिटल टी प्रेजेंट है और मान लो ये जो म्यूटेशन वाला है ये स्मॉल टी हो गया ना, है ना, तो इसलिए जब एक कैपिटल टी स्मॉल टी प्रेजेंट होता है तो भी हाइट लंबी ही होती है, क्योंकि स्मॉल टी के तो बस का कुछ है ही नहीं है ना, ये तो म्यूटेंट है, ये तो कुछ प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा, खराब प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है ना। और शॉर्ट हाइट कैसे प्रोड्यूस होती है, मान लो शॉर्ट हाइट कैसे प्रोड्यूस होगी, दोनों जगह आपके पास खराब जीन होना चाहिए। देखो ये वाला भी खराब म्यूटेशन वाला होना चाहिए, तो डिफेक्टिव प्रोटीन बनना चाहिए यहां से। डिफेक्टिव प्रोटीन बनना चाहिए, और ये वाला भी म्यूटेशन वाला है, ये भी म्यूटेशन वाला है, और ये वाला भी म्यूटेशन वाला है, तो यहां से भी डिफेक्टिव प्रोटीन बनना चाहिए। डिफेक्टिव प्रोटीन, अब जगह दोनों ही जगह डिफेक्टिव प्रोटीन आ गया तो बेटा टॉल हाइट करने के लिए तो एक तो आपको सही प्रोटीन चाहिए था ना, डिफेक्टिव प्रोटीन तो टॉल हाइट कर नहीं पाएंगे, तो ऑब्वियसली प्लांट छोटा रह जाएगा। इसीलिए जब तक ऐसे ना हो ना, दो टी ना हो, स्मॉल टी, तब तक प्लांट छोटा नहीं रहता, ठीक है। तो जिस कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास दो सिमिलर एलील्स चाहिए उसको रिसेसिव एलील कहते हैं, रिसेसिव एलील कहते हैं, ठीक है। जिस एलील को एक्सप्रेस करने के लिए, ये वाली बात समझ में आ गई, जिस एलील को एक्सप्रेस करने के लिए अगर आपके पास एक बड़ा और एक छोटा भी है तो भी आप टॉल ही हो रहे हो, तो मतलब दिस जो ये वाला है डोमिनेंट है। और अगर बड़ा टी होगा तो दोनों से प्रोटीन बनेगा तो भी टॉल आएगा। एम आई क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव? बोलो जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। देखो बेटा प्लस ज्वाइन करना हमेशा ही सही होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि जो भी तुम प्लस पे करोगे ना तो तुमको एडवांटेज ही है, तुम्हारा फायदा ही है, तुम्हारी इंप्रूवमेंट ही है। ओके आगे चलूं, मैं आगे चलूं। तो अब देखो मेंडल ने क्या किया, अब एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं, अब एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं, ठीक है। आओ, अब मेंडल ने क्या किया कि एक टॉल प्लांट ले लिया और एक ड्वार्फ प्लांट ले लिया। अब मेंडल को कैसे पता भैया ये होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस टॉल है, मान लो उसने, अच्छा अब एक्सपेरिमेंट शुरू कर लेते हैं, बहुत हो गया बातें। एक्सपेरिमेंट, मेंडल ने क्या किया, एक लिया टॉल प्लांट, टॉल,
और एक लिया ड्वार्फ प्लांट, ड्वार्फ, और कहा कि मैं तो इनकी मेटिंग कराऊंगा। अब देखो मेंडल का ये टॉल टीटी भी हो सकता है और टीटी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि टॉल है ना, होमोजाइगस भी हो सकता है, हेटेरोजाइगस भी हो सकता है। तो मेंडल को ऐसे पता चला कि होमोजाइगस है भैया, उसको पहले ही चल गया था पता कि यार ये तो दिक्कत है, तो उसने बहुत सारी सेल्फिंग कर ली थी पहले ही। सेल्फिंग क्या होता है, सेल्फिंग क्या होता है, इधर देखो सेल्फिंग क्या होता है। बहुत टॉल प्लांट को लो, उसको टॉल से ही इसकी मेटिंग करा दो, ठीक है, इसकी रिप्रोडक्शन करा दो, ठीक है। अब देखो तुम लोग आगे सीखोगे जब टॉल की टॉल से रिप्रोडक्शन कराते हैं तो ज़रूरी नहीं कि सारे टॉल हो, ये मैं तुम लोग को आगे सिखाऊंगी, कुछ ड्वार्फ भी होते हैं। तो यहाँ पे कुछ ड्वार्फ आए होंगे और कुछ टॉल आए होंगे, कुछ टॉल और कुछ ड्वार्फ बने होंगे इनके बच्चे, है ना। तो अपन ने क्या किया, ड्वार्फ वालों को निकाल दिया, सिर्फ टॉल वाले ले लिए, फिर टॉल से टॉल की मीटिंग करा दी, फिर से इनके बच्चे कुछ ड्वार्फ आए होंगे कुछ टॉल आए होंगे, फिर ड्वार्फ वालों को निकाल दिया, टॉल वाले ले लिए, ऐसे कर करके इसको बोलते हैं सेल्फिंग करना, ठीक है। सेल्फिंग करने से होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होती है, ऐसा आप एनिमल्स में भी करते हैं, प्योर ब्रीड्स बनाते हैं ना, जब आप स्ट्रेटजीज इन फूड इनहेंसमेंट में आप पढ़ेंगे, जब आप प्योर ब्रीड्स बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, सेम ब्रीड के एनिमल्स की इनब्रीडिंग करते रहते, तो ये ऐसा इनब्रीडिंग चला हुआ है, ठीक है। फिर मेंडल को फाइनली श्योर हो गया कि अब मेरे पास ये वाला पौधा है, ये वाला पौधा नहीं है, इतनी सारी उसने सेल्फिंग कर ली। तो उसने कहा कि यार देखो टॉल और शॉर्ट तो है ही है, लेकिन इस पौधे पे मान लो, इस पे मान लो मटर किसी फूल वाला पॉड लग रहा है या फ्लावर उसका एक्सियल पोजीशन पे है। तो मेंडल ने कहा यार मैं इतने सारे फीचर स्टडी नहीं कर सकता एक बार में, जब मैं पहला एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं तो मैं सिर्फ एक कैरेक्टर के बारे में स्टडी करूंगा, समझ रहे हो मेरे बच्चों। ए लड़ाई करना बंद करो रे, गलत बात है बेटा, गलत बात है, ध्यान से पढ़ाई कर रहे हैं बेटा, हम अपने करियर का सवाल है ना, ऐसे नहीं, गंदी बात। चलो जरा कोई बात नहीं, अपने गुस्से पे काबू रखो, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, अब देखो इसके पास 50 और भी फीचर्स हैं, है ना, इसके पास फ्लावर्स भी होंगे यार, इसके पास पता नहीं क्या क्या है, पॉड भी होगा, लेकिन अपन ने सब इग्नोर मारना है, अपन ने सिर्फ एक कैरेक्टर को स्टडी करना है। मेंडल कहता है मैं खज्जल हो जाऊंगा अगर मैं हाइट के साथ पॉड का शेप भी लेने लग गया, मैं फ्लावर की पोजीशन भी लेने लग गया, फ्लावर का कलर भी लेने लग गया, तो मैं तो पागल हो जाऊंगा। सो आई विल नॉट टॉक अबाउट ऑल दिस, मैं सिर्फ बात करूंगा हाइट की। आई एम जस्ट गोइंग टू टेक वन कैरेक्टर, ओनली वन कैरेक्टर विल बी स्टडीड नाउ, ठीक है। तो उसने स्टडी करना शुरू किया। अब तुम लोगों को मैंने गैमीट्स बनाने सिखाए थे, है ना, मैंने तुम लोगों को गैमीट्स बनाने सिखाए थे। तो अब देखो जो ये वाला प्लांट है कैपिटल टी, इसमें एक गैमीट बनेगा, उसमें कैपिटल टी आ गया, इधर वाला एक और गैमीट बनेगा। देखो गैमीट बनाने कैसे सिखाए थे, जो भी चीज़ दी उसको सेपरेट कर दो, एक गैमीट में इधर डाल दो, एक गैमीट में इधर डाल दो, है ना, 2 गैमीट बना लो। तो ये कैपिटल टी इधर आ गया, ये कैपिटल टी इधर आ गया, लेकिन यार ये तो सेम ही बन गए, ये भी सेम गैमीट है कैपिटल टी वाला, ये भी सेम ही गैमीट है। देखो इसमें और भी जीन्स हैं, समझ रहे हो ना, इस गैमीट में सिर्फ हाइट का जीन नहीं है, पता नहीं 36,000 और जीन्स हैं, लेकिन अपने को किसी की परवाह नहीं है ना किसी और जीन की, आप सिर्फ बात कर रहे हैं इसकी हाइट की। तो अपा इसको 2 नहीं लिखते, अपा इसको सिंगल ही लिखते हैं। अपा कहते हैं भैया ये एक ही टी प्रकार का गैमीट प्रोड्यूस कर रहा है, बड़ा टी, ये गैमीट प्रोड्यूस कर लिया इसने। देन इसमें अब ये टी है, इसमें भी अगर 2 बनाओगे तो बना लो, ऐसे बना लो, लेकिन तुम रियलाइज करोगे कि ये तो दोनों सेम प्रकार के गैमीट हैं। तो मैं कहती हूँ कि इसमें भी इसने सेम ही प्रकार का गैमीट प्रोड्यूस किया, एक सिंगल, है ना। फिर जब अपन ने किसी को दिखानी होती है ना मेटिंग, जैसे मूवीज में हीरो हीरोइन की मेटिंग दिखाते हैं तो ऐसे फूल अड़ा देते हैं ना आगे, या दरवाजा बंद कर देते हैं, कुछ ऐसा कुछ दिखा देते हैं, बट यू डोंट एक्चुअली शो द मेटिंग। सो यहाँ पे भी एक्चुअल कुछ नहीं हमने शो करना, बस क्रॉस दिखा देना है कि भैया इनकी मेटिंग हो गई है, एंड जो नया बच्चा बन रहा है उसके पास एक टी और एक टी आएगा, बन गया। तो मतलब इसके पौधे के और इस पौधे के जो बच्चे हैं सारे के सारे टॉल आएंगे, ऑल टॉल। देखो ये एक ही थोड़े बनेगा, ऐसे तो पता नहीं कितने बनेंगे, ऑल टॉल आएंगे। ऑल कौन से, हेटेरोजाइगस टॉल आएंगे, होमोजाइगस टॉल नहीं आएंगे, हेटेरोजाइगस टॉल। इस जनरेशन को जो मम्मी पापा, ये मम्मी है ये पापा है। अच्छा मम्मी पापा कैसे डिसाइड होएगा, ये तो मैंने तुम लोगों को बताया नहीं, मम्मी पापा कैसे डिसाइड होएगा। सुनो मम्मी पापा कैसे डिसाइड होएगा, इधर देखो, मम्मी पापा, देखो
पी एक बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करता है जो पाइजम सैटिवम है, मतलब कि उसमें ओवरी और एंथर दोनों है रे। पहली बात तो वो सेल्फ पॉलिनेशन ना कर ले, ये बहुत बड़ी दिक्कत है ना। फिर मम्मी कौन बनेगा, पापा कौन बनेगा। देखो क्या करेंगे आपा, मान लो टॉल प्लांट वाले को का फ्लावर है ये, ठीक है, ये ड्वार्फ प्लांट वाले का फ्लावर है, कुछ भी ले लो, ठीक है, कोई भी ले सकते हो आप, किसी को मम्मी किसी को पापा बना सकते हो। तो जिसको मम्मी बनाना है ना, ये फ्लावर अभी मैच्योर भी नहीं हुआ है, ये फ्लावर अभी ओपन भी नहीं हुआ है, इसके ना एंथर निकाल दो। देखो बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो ओवरी और एंथर दोनों होगा ना, इसमें ओवरी और एंथर दोनों होगा, लेकिन इसकी सेक्सुअल मैच्योरेशन से पहले ही मेरे बच्चों इसका एंथर रिमूव कर दो कि बेटा तुझे सेल्फ पॉलिनेशन का कोई हक ना है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, व्हाट डू वी कॉल इट, इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन कर दो इसकी। तो जैसे हमने इसकी मैस्कुलेशन कर दी, अब अपने को पता चल गया ये मम्मी है। मान लो ये टॉल प्लांट है, सो फॉर एग्जांपल ये टॉल प्लांट है, तो टॉल प्लांट मम्मी है, क्योंकि अब ओवरी इसके पास आ गई तो गैमीट इसके पास होएगा, है ना। इसको चलने दो, इसका कोई दिक्कत नहीं है भाई, तू रख जो मर्जी कर, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अपन कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि यार ये जो भी करता रहे, इसके हमने सीड्स कलेक्ट ही नहीं करने, इसके बेबीज को हमने देखना ही नहीं है, इसको छोड़ दो। फिर अभी ये मेच्योर नहीं हुआ है फ्लावर, ठीक है, अब इसकी बैगिंग कर दो। बैगिंग क्यों बेटा, कहीं और से पॉलन ग्रेन आ गया तो कोई हमारी ओवरी को पॉल्यूट कर दिया, तो इसकी बैगिंग कर दो। फिर जब ये सेक्सुअली मैच्योर हो जाएगी ना ये ओवरी, अब ये बच्चे पैदा करने लायक है, फिर अपन क्या करेंगे, देखो फिर अपन क्या करेंगे, इसका बैग हटाएंगे, इससे कुछ पोलन निकालेंगे, यहाँ से पोलन कुछ निकालेंगे और इसके ऊपर कुछ पोलन छिड़क देंगे। तो हम इंश्योर कर रहे हैं कि इसके बच्चे का बाप यही है, ठीक है, क्योंकि इसी का पोलन अंदर आने दे रहे हैं। और फिर से इसकी रीबैगिंग कर देंगे, किसी को कोई चांस ही नहीं देना ना अपने, पता चले ऐसे पड़ोसियों के बच्चे पैदा हो जाए, ऐसे नहीं होना चाहिए ना, जो पापा हमने बनाया उसी के बच्चे पैदा होने चाहिए। रीबैगिंग कर दो, रीबैगिंग, रीबैगिंग, इससे अपना श्योर हो जाएगा कि ये जो टॉल प्लांट है और ये जो ड्वार्फ प्लांट है उसी के ही बच्चे हैं सारे के सारे, कोई ऐसे रैंडम पोलन या सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो गई है। समझ गए हो तुम लोग, बोलो तो समझ गए हो क्या। बेटा करना तो बहुत कुछ है, रिवीजन वीडियोस भी बनानी है, कुछ शॉर्ट वीडियोस भी बनानी है, बड़ा कुछ बनाना है यार। कर रही हूँ जितना हो पा रहा कर रही हूँ, अपनी पूरी जान लगा रही हूँ मैं, ठीक है। तो अच्छा बच्चों की बात आई, अब देखो दिस प्लांट, ये प्लांट बन गया, इसका ये मम्मी ये पापा ये बच्चा बन गया, ठीक है, सारे के सारे हेटेरोजाइगस बन गए। अब देखो दिस इज कॉल्ड द F1 जनरेशन, फाइलियल 1 जनरेशन, मतलब जो इमीडिएटली मम्मी पापा की संतान है ना, मम्मी पापा की संतान है, उसको F1 जनरेशन बोलते हैं बेटा, F1 जनरेशन बोलते हैं, ठीक है। और अब देखो मोनो हाइब्रिड नाम कहाँ से आया, दिस जनरेशन इज अ हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब होता है, हाइब्रिड समझते हो तुम, हाइब्रिड क्या होता है, अपन क्रॉप्स में हाइब्रिड करते हैं। हाइब्रिड क्या होता है, दो अलग अलग कैरेक्टर्स को मैच कर देते हैं हम एक इंडिविजुअल में, उसको हाइब्रिड बोलते हैं। जैसे अपन इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड पढ़ते हैं, कैसे हॉर्स और डंकी के जीन्स को मिक्स करके हम म्यूल बना देते हैं, है ना, तो वो तो हो गया इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड। ये इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड नहीं है, बट इट इज अ हाइब्रिड ऑफ अ टॉल प्लांट एंड अ डॉर्फ प्लांट। एंड हाइब्रिड देखो, दिस इज अ हाइब्रिड, दिस इज नॉट अ हाइब्रिड, दिस इज नॉट अ हाइब्रिड, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ एक कैरेक्टर के लिए हाइब्रिड है। दिस plant is a hybrid for one character, at least I am studying only one character, इसलिए इसको मैं बोलती हूँ मोनो हाइब्रिड प्लांट, क्योंकि एक ही कैरेक्टर मैं स्टडी कर रही हूँ और वही कैरेक्टर अभी हाइब्रिड कंडीशन में है कि नहीं, तो मैं इसको बोलती हूँ मोनो हाइब्रिड प्लांट। जो इनका बेबी बना है ये है मोनो हाइब्रिड। देखो मोहो हाइब्रिड लिख दिया है मैंने, ये N है मेरे बच्चों, समझ जाओ, ठीक है, ये N है। मोनो हाइब्रिड का मतलब समझ में आ गया है, it means monohybrid means I am just studying, बोलो बेटा जी, monohybrid का मतलब समझ में आ गया है। monohybrid means I am just studying one character and that character is a hybrid, that character is heterozygous in that individual what I have made, yes। emasculation is removal of anther, कोई क्वेश्चन है तो पूछो बेटा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है,
क्रॉस का मतलब होता है बच्चे पैदा करना, मेटिंग करना, उसको हम क्रॉस बोल देते हैं। पता नहीं इतना इन ह्यूमन टर्म क्यों है क्रॉस, ठीक है। ह्यूमंस में बोलते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स, लेकिन एनिमल्स में बोलते हैं क्रॉस करा दो इनकी, ब्रीडिंग करा दो इनकी। प्लांट्स में बोलते हैं ब्रीडिंग करा दो, क्रॉस करा दो। कुछ नहीं है, वो है सेक्सुअल इंटरकोर्स ही, बस सेक्सुअल इंटरकोर्स टर्म नहीं इनके लिए यूज होती। सो दिस क्रॉस बिटवीन अ टीटी एंड अ टीटी, इसी क्रॉस ने प्रोड्यूस किया ना ये बच्चा, इसी क्रॉस ने प्रोड्यूस किया ना, इसी क्रॉस ने। दिस क्रॉस विच प्रोड्यूसेस अ मोनोहाइब्रिड इज कॉल्ड अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। Okay, the cross or the mating or the sexual reproduction which is producing a monohybrid plant, a plant which is hybrid for one character, a plant which is a heterozygous or hybrid for one character, जिस क्रॉस से वो बनेगा उस क्रॉस को कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एम आई क्लियर? प्लीज टेल मी, मुझे बच्चों समझा दो, बोलो मुझे समझ में आया है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझ में आया है? भाई लोग पेपर देना है, ये छोड़ दो इधर उधर की बातें, मुझे बताओ बैगिंग किस लिए होती है? बैगिंग इसलिए होती है ताकि कोई इधर उधर से पोलन ग्रेन उड़ के हमारी ओवरी को कंटामिनेट ना कर दे, पॉलिनेट ना कर दे, क्योंकि हम वही पोलन चाहते हैं ना जिस पोलन, यार एक बात बताओ, हमारी ओवरी खुली पड़ी है, कोई और पोलन आके उसमें घुस गया तो अपना तो क्रॉस ही खराब हो जाएगा, अपने रिजल्ट्स कैसे आएंगे? तो उसको ढक दो ना, ताकि जब अपना पोलन ग्रेन छिड़के सिर्फ उसको तब ओपन करके फिर से ढक दो। ठीक है जी, डन। हाँ, अनवांटेड पॉलिनेशन नहीं होनी ना। अब देखो बस, अब ये टॉपिक खत्म होने वाला है। देखो तुम्हें मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझ में आ गया। ऐसे अपा किसी भी चीज का मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर सकते हैं मेरे बच्चों। देखो ऐसे अपा किसी भी एक कैरेक्टर को उठा लो, ठीक है, प्योर कैरेक्टर इधर उठा लो, प्योर कैरेक्टर इधर उठा लो, और उनका क्रॉस कर दो तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। जैसे कि राउंड सीड्स का क्रॉस कर लो, एक प्लांट लो जिसके राउंड सीड्स हैं। देखो राउंड को हम बड़े आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और प्योर ले लो, हेटेरोजाइगस मत लो। इसको मान लो तुम क्रॉस करते हो रिंकल्ड सीड से। अब तुम्हें रिंकल्ड सीड क्या लिखने का मन करेगा? WW लिखने का मन करेगा, है ना। लेकिन देखो कभी भी ऐसा नहीं करना। जैसे राउंड और रिंकल्ड सीड एक ही कैरेक्टर के दो ट्रेट्स हैं, है ना। राउंड और, यार एक तो मेरे यहाँ पे ना इलेक्शन चला हुआ है दिल्ली में, इतना प्रमोशन होता है। तुम्हें पता है मेरा घर कैसा है? चिड़िया घर जैसे होता है ना। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चलिए सारा दिन, ठक ठक। अगर तुमने स्पेशल क्लासेस लगाई है तो तुमने देखा ही होगा पीछे से कैसे आवाज़ है, ठक 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 ठक। पता नहीं लोग घर बना के क्या करना चाहते हैं। एक इलेक्शन, दिल्ली में इलेक्शन होने वाले, गाने चलते हैं, देशभक्ति के गाने चलते हैं। कितनी बार मेरी क्लास कैंसिल होती है क्योंकि देशभक्ति के गाने चल रहे होते हैं और मैं पढ़ा नहीं पाती हूँ, मुझे कैंसिल करनी पड़ती है क्लास। ये दिस इज नॉनसेंस। सुनो अभी, अगर, हाँ मैं कहती राउंड और रिंकल्ड जो हैं वो एक ही कैरेक्टर के दो ट्रेट्स हैं ना, तो अपर रिंकल्ड को RR में लिखेंगे बेटा, W से नहीं लिखेंगे। डोमिनेंट को कैपिटल लेटर से लिख लेते हैं और रिसेसिव को स्मॉल लेटर से लिख लेते हैं। तो अगर आपको होमोजाइगस रिंकल्ड, देखो रिंकल्ड तो होमोजाइगस ही होगा क्योंकि रिंकल्ड तो वो है ना रिसेसिव कैरेक्टर, रिसेसिव कैरेक्टर तो होमोजाइगस ही होना पड़ता है। तो रिंकल्ड आ गया, ये राउंड आ गया। तो इनके बच्चे कैसे बनाओगे तुम? इसका एक ही गैमीट बनेगा R, क्योंकि ये भी ये बनाएगा, ये भी सेम गैमीट बनाएगा, R बन गया। इसका भी एक ही गैमीट बनेगा, छोटा r, बन गया RR, बन गया मोनोहाइब्रिड। इनका बच्चा F1 जनरेशन जिसे कहते हैं हम, इट इज़ अ मोनोहाइब्रिड। अच्छा मुझे बताओ तो ये जो बच्चा है इसके जो सीड्स हैं वो राउंड होंगे या रिंकल्ड होंगे? मुझे बताओ तो, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो बच्चे हैं ये राउंड है या रिंकल्ड होंगे? जल्दी बताओ, जल्दी बता दो बेटा, ये राउंड है या रिंकल्ड है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एवरीबडी करेक्ट, एवरीबडी करेक्ट, दिस विल बी राउंड। अच्छा एक और क्वेश्चन आंसर कर दो। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आई गॉट योर आंसर। अब एक और क्वेश्चन कर दो, ये जो प्लांट बनेगा, ये जो मोनोहाइब्रिड बनेगा, ये टॉल होगा या ड्वार्फ होगा? ये टॉल होगा या ड्वार्फ होगा? मुझे बताओ, ये टॉल प्लांट की औलाद मतलब ये टॉल प्लांट बनेगा या ड्वार्फ प्लांट बनेगा? बताओ तो। कौन कौन टॉल कह रहा है? वो तो फंस गया,
वो तो फंस गया, जो भी टॉल कह रहा है वो तो फंस गया। एक बात बताओ, कैसे बता सकते हो तुम ये टॉल होगा या डॉर्फ होगा? क्या मैं टॉल या डॉर्फ के बारे में बात कर रही हूँ? आर आर को देख के तुम कैसे बता सकते हो कि ये टॉल है या डॉर्फ है? क्या मैंने टी टी की बात बताई है? क्या मैंने इसके पेरेंट्स के बारे में बताया कि ये होमोजाइगस टॉल है, ये हेटेरोजाइगस है, या होमोजाइगस डॉर्फ है? वी आर कंसिडरिंग ओनली वन कैरेक्टर। ये टॉल या डॉर्फ में से कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन हम नहीं बता सकते ना क्या होगा, ना ही हमें फर्क पड़ना चाहिए। समझ रहे हो कहाँ फंसे हो तुम लोग? समझ गए हो कहाँ फंस रहे हो तुम लोग? एक कैरेक्टर की बात कर रहे हो तुम लोग। जब तक यहाँ पे टॉल के बारे में कुछ दिया नहीं है, तुम उसको कंसीडर नहीं कर सकते। ना ही तुम्हें पता चलेगा, ना ही तुम्हें पता चलना चाहिए, ना ही तुम्हें कोई फर्क पड़ना चाहिए। यू आर कंसिडरिंग जस्ट वन कैरेक्टर, तभी तो ये मोनो हाइब्रिड है। इट इज हाइब्रिड फॉर ओनली वन कैरेक्टर। मोनो मतलब सिंगल ना, इट इज अ मोनो हाइब्रिड, इट्स अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब समझ में आया गलती कहाँ पे हुई है? समझ में आया? चलो, तो फिर तो तुमको तो सही बताना चाहिए था ना। अच्छा सुनो, मुझे टेस्ट क्रॉस पढ़ाना था, पर मैं अभी टेस्ट क्रॉस नहीं पढ़ा पाऊंगी, तुम लोगों का टाइम हो चुका है ऑलरेडी, 5:03 हो चुके हैं, ठीक है। सो बहुत मज़ा आया मुझे तुम लोगों को चैप्टर पढ़ा के। आई होप तुम लोगों को भी उतना ही मज़ा आ रहा है मुझसे पढ़ के। और शेयर करो ज़रा, वीडियो को शेयर किया, जब देखते देखते ही वीडियो को आगे शेयर कर दिया करो, ताकि और बच्चों को भी फ़ायदा हो सके। जो तुम लोगों को समझ में आ रहा है किसी और को भी समझ में आए। सेल्फिश नहीं बनते हैं ऐसे कि मैडम मैं तो चाहता ही नहीं किसी और को समझ में, ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो, और शेयर करना अपने, तुम फेसबुक पे शेयर कर सकते हो। मैं भी तो शेयर करती हूँ ना फेसबुक पे तुम लोगों के लिए, तुम आगे शेयर किया करो सो दैट पीपल कैन वॉच। लिंक आगे दे सकते हो, तुम लोग व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर तुम लोगों को मेरा नोटिफिकेशन चाहिए, तुम मेरे साथ सारी क्लासेस लगाना चाहते हो। जनरली मेरी क्लासेस 4 बजे और 6 बजे होती है। आजकल सिर्फ 4 ही बजे होती है, 6 बजे तो एक्स्ट्रा सेशन होता है। सो आज 6 बजे वाला सेशन है। बायो में तुमको अभी क्या करना है कि तुम्हारा 360 में से 360 नंबर आ जाए। देखो आसान गोल नहीं है ये 360 से 360 लाना। तुम लोगों को लगता है कि आ जाएगा मैडम, आप चिंता मत करो, पर जब आप क्विज़ करते हैं ना, तो तुम लोग देखो कितने अपने क्विज़ ऐसे गलत हो जाते हैं, जो हमें लगता है कि देखते देखते भी आंसर हमारे गलत हो रहे हैं, है ना। लग रहा है कि आ रहा है फिर भी गलत हो जाता है ना। तो अभी भी तुम लोग 360 का अगर पेपर करते हो, तो मैं आई बेट कि बहुत ज़्यादा अच्छी अगर तुम्हारी तैयारी है तो भी तुम 280, 290, 300 के आसपास अटक जाते हो। क्योंकि सभी बच्चा, जो मैं, ये तो मैं अच्छे बच्चों की बात बता रही हूँ, अच्छा बच्चा भी इस वक्त 300, 310 पे अटक रहा होगा। तो इसको खींच के अपन ने 350, 360 तक कैसे लेके जाना है, क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, कितना कहाँ से पढ़ना है, सिलेबस कैसे कवर कर सकते हो तुम लोग, है ना। कैसे तुम, मतलब हाउ व्हाट स्ट्रैटेजी यू कैन। क्योंकि अभी देखो मैं ऑफलाइन में भी बच्चों को पढ़ा रही हूँ, तो उनके साथ मैं यही बैठ के यही स्ट्रैटेजी ही बनाती हूँ ना, कि कैसे हम अभी अपना स्कोर ऊपर कर सकते हैं। तो वही स्ट्रैटेजी मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो मैं ऑफलाइन में अप्लाई करती हूँ बच्चों के साथ, ठीक है। सो आई विल सी यू एट 6 o'clock फॉर दैट। एंड जो बच्चे प्लस पे पढ़ना चाहते हैं, प्लस पे क्या रहता है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रहता है, तो उसमें मेरे अलावा 40 टीचर और हैं। तो आप सब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ाते हैं। मतलब मैं सिर्फ बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। तो वैसे वो दिन दूर नहीं जब मैं तुम्हें केमिस्ट्री पढ़ाऊँगी, देखना तुम लोग, ऑर्गेनिक और ये वो, बट अभी नहीं। सो मेरा नया कोर्स चालू होने वाला है अनअकैडमी प्लस पे, कोर्स फॉर प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें पूरी प्लांट फिजियोलॉजी दोबारा से पढ़ा रही हूँ। रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस भी दोबारा से पढ़ाऊंगी, जो मैं यूट्यूब पे पढ़ा चुकी हूँ। प्लांट मिनरल न्यूट्रिशन, प्लांट ग्रोथ, सब कुछ पढ़ाऊंगी। फिर उससे आगे प्लांट मॉर्फोलॉजी, फिर प्लांट एनाटमी। ये मैंने शेड्यूल डाल दिया, आप प्लस पे चेक कर सकते हैं जिन बच्चों ने नहीं देखा है। देन इकोलॉजी का एक चैप्टर रह गया प्लस पे कराना, प्लांट बायोडाइवर्सिटी, वो बायोडाइवर्सिटी इकोलॉजी वाला चैप्टर वो कराऊंगी, ठीक है। ये सारा नया कोर्स मेरा 7 फेब से शुरू हो रहा है। तो आप लोग प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो अगर आप ये कोर्स अवेल करना चाहते हो, आप पढ़ना चाहते हो इस कोर्स में। तो प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए देख लो क्या करना है। एक तुमको पहले तो ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। ये देखो, ये मेरा यही चलना बंद हो जाता है, देखो ये ऐप डाउनलोड कर लेना, अनअकैडमी लर्निंग ऐप करके डाउनलोड करके इंस्टॉल करना। इंस्टॉल करोगे ना, यहाँ पे जैसे ऐप तुम खोलोगे ना, यहाँ पे नीचे प्लस का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे इस पर क्लिक मारना। फिर इस पे आगे ऑप्शन आएगा नीट एंड एम्स करके ऑप्शन आएगा, ठीक है। आगे IIT JEE वगैरह भी आएगी भैया, उसमें मत घुस जाना, नीट एंड एम्स पे क्लिक कर देना,
ठीक है। नीट एंड एम्स क्लिक करोगे, देखो अगर तुम्हें स्पेशल फ्री क्लासेस देखनी है, प्लस की कुछ फ्री क्लासेस भी होती हैं, तो नीट एंड एम्स में जाने के बाद मेरा नाम वहाँ पे डाल देना, रितु रतेवाल, तो तुम्हें मेरी प्रोफाइल मिल जाती है। वहाँ पे स्पेशल क्लासेस के नीचे तुम्हें फ्री क्लासेस भी मिलती हैं। अगर तुम्हें पूरा कोर्स पढ़ना है तो क्या करना है तुम्हें, देखो इसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। फिर तुम्हें देखो ऐसे ऑप्शन आएगा, मान लो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स, कितने टाइम के लिए तुमको ये सब्सक्रिप्शन चाहिए। जैसे आप कहीं पे जाने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जैसे आप कोई नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, वैसे इसका सब्सक्रिप्शन होता है। तो ये पढ़ाई का नेटफ्लिक्स है, समझ रहे हो। तो मान लो तुम्हें अभी 3 मंथ्स हैं नीट में, तो तुम ये वाला ले सकते हो सब्सक्रिप्शन। तो ये 15,000 का दिखा रहा है, तो ये 15,000 तुमको पूरा नहीं पे करना है। जैसे तुम ये इस पर क्लिक करोगे ना, तो ऐसे यहाँ पे पहले 15,000 दिखाएगा, लेकिन तुमको 15 नहीं पे करके यहाँ पे ये कोड डालना है। ऊपर यहाँ पे स्पेस आएगा, इस पर डालना है रितु लाइव, रितु RITULIVE, रितु लाइव डाल के जैसे तुम अप्लाई करोगे 10% तुमको ऑफ यहीं पे दिखेगा। देखो अभी 13,500 दिख रहा है, क्योंकि 10% ऑफ हो गया है। प्लस कोड का फ़ायदा ये होता है कि तुम मेरी क्लासेस से कनेक्ट हो जाते हो, तो मेरी क्लासेस में एंट्री ले पाते हो, और इस कोड से आप किसी भी क्लास टीचर की क्लास में जा सकते हो। जितना 40 टीचर है तुम सबका क्लास पढ़ सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है, जिसका भी पढ़ने का मन करे। देन तुम 3 महीने मेरे साथ लाइव पढ़ सकते हो, प्लस जो रिकॉर्डेड सेशन है जितना मैं प्लस में पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी, सब कुछ तुमको वहाँ पर मिल जाएगा। अगर तुम्हारे पास पैसे की दिक्कत चल रही है कि मैडम नहीं 13,000 नहीं खर्च कर सकते, तो तुम 1 मंथ सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, क्योंकि तुम्हें रिकॉर्डेड सेशन तो फिर भी मिल ही रहा है ना पूरा। सो तुम्हारा सिलेबस तो पूरा खत्म हो ही जाएगा, मतलब यू विल बी एबल टू अवेल द फुल सिलेबस। 1 मंथ में क्या है 6,000 है, कोड डालोगे तो 5,400 का 5400 रुपये में तुमको पूरा मेरा कोर्स मिल रहा है, सोचो। देन अभी तुम +1 में हो, +2 में जाने की तैयारी कर रहे हो, फिर नीट को तोड़ना फोड़ना चाहते हो उसके बाद, तो 1 ईयर वाला कोर्स लो। वैसे 30,000 का होगा, कोड डाल के सिर्फ 27,000 का होगा, और तुम लोग 1 साल तक लगातार मेरे साथ पढ़ सकते हो। नए कोर्सेज बनाऊंगी मैं, बार बार पढ़ाऊंगी, रिवाइज कराऊंगी, तो कैसे लर्न नहीं होगा। यदि तुम 10th में हो, +1 +2 2 क्लास पढ़ना चाहते हो, तो 2 ईयर वाला सब्सक्रिप्शन ले सकते हो 48,000। ये सबसे सस्ता पड़ता है पर मंथ के हिसाब से, 48 का 43 रह जाता है ये कोड डालने के बाद। ओके चलो, आई विल सी यू, थैंक यू सो मच। 6 बजे मिलती हूँ मैं तुमको स्ट्रैटेजी के लिए, कि भैया क्या करना है अभी 360 में से 360 लाने के लिए। आई विल सी यू एट 6 o'clock। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय, आई विल सी यू एट 6।